आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज 5 नवंबर है, दिन है गुरुवार और शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। अमेरिका में वोटों की गिनती में अब तक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन क्या होगा अगर कांग्रेस के दोनों चैम्बर इलेक्टोरल वोट्स पर सहमत न हुए तो? और क्या होगा अगर ट्रंप और बाइडेन के खाते में बराबर सीटें आती हैं, जानेंगे। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें कौन सी बातें निकल कर आईं, बताएंगे। बिहार चुनाव में तीसरे चरण में कितने उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कितनों के पास करोड़ों की संपत्ति है, इस पर भी बात होगी। और एक ऐसे नौजवान लड़के से की गई बातचीत सुनवाएंगे जिसने कांग्रेस को बिहार में छाने के लिए एक बढ़िया सुझाव दिया है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, लेकिन पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव के 78 सीटों पर होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए आज शाम प्रचार थम गया है। भारत बायोटेक की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के तीसरे और संभवतः अंतिम चरण का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों पर भी होगा। भारत के औषधि महानियंत्रक की कड़ी निगरानी में ये ट्रायल होंगे। इस संबंध में दिल्ली सहित 10 राज्यों को सूचना भेजी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 704 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी बदस्तूर जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 6,842 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के आसमान में छाए जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। आज सुबह हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण दिल्ली में हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स चालू हो सकेंगे। हालांकि ये निर्देश कंटेनमेंट जोन में आने वाले जगहों पर लागू नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन बहुमत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट से महज 6 वोट दूर हैं। वहीं अभी करीब 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। इनमें से अधिकतर राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत तक नतीजों में उलटफेर भी हो सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है। एक दिन बाद भी चुनाव परिणामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 4 राज्यों जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा में परिणाम घोषणा होनी बाकी है। कहा जा रहा है ये राज्य उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि जो बाइडेन के लिए राष्ट्रपति पद की राह थोड़ी आसान नजर आ रही है, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खेल पलट सकते हैं। दोनों नेताओं में कांटे की टक्कर है। जो बाइडेन को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। उन्होंने कल शाम जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। We the people will not be silenced. We the people will not be bullied. हम लोग शांत नहीं रहेंगे, हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे। मेरे दोस्तों, मैं पूरी तरह जीत के लिए आश्वस्त हूं, लेकिन ये हमारी और आपकी अकेले जीत नहीं होगी। ये जीत होगी अमेरिकी जनता की, अमेरिका के जनतंत्र की, पूरे अमेरिका की। जीत से पहले ही बाइडेन ने ट्रांजिशन वेबसाइट की भी शुरुआत कर दी है। इसका नाम है बिल्ड बैक बेटर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जो भी उम्मीदवार जीतता है, वो जनवरी में व्हाइट हाउस पहुंचने की तैयारी से पहले अपनी एक ट्रांजिशन टीम का गठन करता है। इस वेबसाइट में लिखा है कि देश जिस तरह के संकट से गुजर रहा है, उसमें महामारी से लेकर आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन से लेकर नस्लीय अन्याय और गंभीर मुद्दे शामिल हैं। ट्रांजिशन टीम पूरी तेजी के साथ तैयारी करेगी, जिससे बाइडेन हैरिस प्रशासन पहले दिन से काम शुरू कर सके। फिलहाल की स्थिति यह है कि बाइडेन के पास इस समय 243 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जबकि ट्रंप के पास 214 वोट हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोटों की जरूरत है। तो क्या बाइडेन की जीत तय मानी जाए या इलेक्टोरल वोट में भी किसी तरह के विवाद की स्थिति बन सकती है?
यही पूछा मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी से, जो अमेरिका की राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। विवाद की स्थिति तो बन सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी कहा जा रहा है कि बाइडेन को वो पॉपुलर वोट के हिसाब से उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं एज कम्पेयर टू कोई भी लास्ट इलेक्शन में जो कैंडिडेट को मिले हैं। मगर उनका बेस्ट केस सिनेरियो इलेक्टोरल कॉलेज में यहाँ तो 270 है, यहाँ एकदम बेस्ट केस सिनेरियो है 290 तक, जो ट्रम्प की 2016 में आंकड़ों से कम है। एट द सेम टाइम ये जो ब्लू वेव की बात हो रही है कि ये इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट रहा है बाइडेन के लिए, ये कांग्रेचुअल रेसेस में डेमोक्रेट्स के लिए ठीक से उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा है। अगर आप देखें तो हाउस में तो उनके पास ऑलरेडी कंट्रोल था ही, जो लोअर चेम्बर ऑफ यूएस कांग्रेस है, हाउस में उनके पास ऑलरेडी कंट्रोल था। मगर इस बार वो इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि वो अपना कंट्रोल को बढ़ाएंगे, ठीक है। मगर इस बार क्या हुआ है, कंट्रोल तो बढ़ा नहीं, मेंटेन रहेगा उनका कंट्रोल, मगर उन्होंने 6 सीट लूज करी और एक भी रिपब्लिकन जो था हाउस में उनको वो गिरा नहीं पाए। बिल्कुल कशिश, और मैं आपसे अगला सवाल यही करना चाह रहा था कि कांग्रेस चैम्बर के 2 हिस्से हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब दोनों में अलग अलग पार्टियों का दबदबा है। रिपब्लिकन सीनेट में है और HOR यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स हैं। तो अगर दोनों इलेक्टोरल कॉलेज पर सहमत ना हुए तो क्या होगा? करेक्ट। तो जब अगर हाउस में आया इलेक्शन की बात अगर हाउस तक पहुंच गई, तो जैसे मैं बता रहा था कि हर हाउस मेंबर वोट नहीं करेगा, वो डेलीगेशन वाइज वोट करेंगे। हर स्टेट को एक डेलीगेशन बनाया जाएगा और वो डेलीगेशन को एक वोट मिलेगा। आप देखें तो यूएस में 50 स्टेट है, तो हर स्टेट का एक वोट होगा। तो मगर वो स्टेट में अगर ज्यादा रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है तो वो तय करेंगे कि वो स्टेट का डेलीगेशन वोट किस तरफ जाएगा। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो डेमोक्रेट का ओवरऑल कंट्रोल तो है हाउस में, मगर ये डेलीगेट के गणित से देखें तो रिपब्लिकन पर पलड़ा भारी है, क्योंकि ये इलेक्शन के पहले उनके पास 26 डेलीगेशन का कंट्रोल था जो चाहिए विन करने के लिए इलेक्शन। तो वैसी स्थिति में हाउस और ये कांग्रेस का जो फोकस है, जो बहुत लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं इलेक्शन के दौरान, ये बहुत बुरी तरह से फिर ये वापस फ्रंट एंड सेंटर हो जाएगा। अच्छा कशिश, एक और स्थिति की बात की जा रही है कि अगर दोनों को 269 सीट आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यहाँ तो ये होगा जो मैंने अभी बताया, हाउस डिसाइड करेगा डेलीगेशन वोट के थ्रू कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति। यहाँ तो क्या होगा कि अगर ये समझो कोर्ट्स में भी जाता है पूरा किस्सा, और दिसंबर के बाद भी अगर कोई क्लैरिटी नहीं आती है रिकाउंटिंग पर, या जो भी कोर्ट्स अगर डिसाइड करें, जैसे भी ये आगे मामला बढ़ता है, तो स्पीकर ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अब स्पीकर ऑफ द हाउस होंगे हैं नैंसी पेलोसी, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगी। मगर वो मुझे नहीं लगता उस पॉइंट तक स्थिति जाएगी, क्योंकि उसके पहले भी काफी चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था कि हाउस और सेनेट का तो प्रॉब्लम है ही कि दो डिफरेंट पार्टीज का कंट्रोल है। उससे बड़ा चैलेंज ये है कि यूएस के गवर्नमेंट स्पेंडिंग का फाइनेंशियल साइकिल होता है सितंबर अक्टूबर का। तो ये इलेक्शन के पहले ट्रम्प के नेगोशिएटर्स और नैंसी पेलोसी के नेगोशिएटर्स का 36 का आंकड़ा था कि अब इस गवर्नमेंट के फंडिंग प्रायोरिटीज क्या होंगे। ट्रम्प के साइड का कहना था कि हम डिसाइड करेंगे जब इलेक्शन हम जीतेंगे, और डेमोक्रेट्स का ये डिसीजन था कि आप तो हारने वाले हैं, तो आप हमारे प्रायोरिटीज पे फोकस कीजिए। तो उन्होंने एक मिनी डील कर ली, नेक्स्ट सितंबर तक डील नहीं की, उन्होंने एक मिनी डील कर ली जो एक्सपायर होगी दिसंबर 11 को। तो ये जो अभी सबका फोकस है कि शायद हाउस स्पीकर बन जाए प्रेसिडेंट जनवरी में, अगर तब तक सॉल्व नहीं हुआ, उसके वजह सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होने वाला है कि वो स्पेंडिंग बिल को फिर इनको रिन्यू करना पड़ेगा दिसंबर 11 के पहले, और उसके लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की सहमति चाहिए होगी, और हाउस और सेनेट को साथ में काम करना ही होगा। ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ।
हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। आज से 1 महीने पहले दिल्ली में संक्रमण की दर 5% से नीचे आ गई थी। आलम यह था कि अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व बेड्स खाली होने लगे थे और एक आज का दिन है जब दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इतने कि एक दिन में सामने आने वाले केसेस में दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में राजधानी में 6,842 कोरोना के केस आए, 51 लोगों की मौत हुई। रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मान लिया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3,000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। वहीं आज दिल्ली में तीसरी लहर को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। कोरोना मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर इसमें बात की गई है। आज तक रेडियो के संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस मीटिंग को कवर कर रहे थे। मैंने उनसे बात की और पूछा इस बैठक में किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और दिल्ली सरकार ने क्या रणनीति बनाई है। आज जो बैठक बुलाई गई थी वो इसीलिए क्योंकि एक तो राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दूसरा कोरोना का संक्रमण जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब 6,000 से ज्यादा केस आने लगे हैं, तो इसलिए बैठक बुलाई गई थी कि आखिर क्या फैसले लिए गए। तो सबसे अहम फैसला जो कोरोना को लेकर के लिया गया उसमें ये कि अस्पतालों में दिल्ली सरकार ने आदेश दिए थे निजी अस्पतालों में कोविड के लिए बेड रिजर्व रखे जाएं, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है ताकि उस फैसले के खिलाफ जो है वो वहां से स्टे ले सके। हालांकि ये कोर्ट देखना होगा कि कोर्ट इसमें सुनवाई में आगे क्या करता है। दूसरा टारगेटेड टेस्टिंग, क्योंकि केंद्र सरकार भी बात में कह रही थी और लगातार जो कमेटियां भी कह रही है कि टारगेटेड टेस्टिंग की जाए। तो अब टेस्टिंग का अनुपात तो ज्यादा होगा ही, लेकिन खासकर जो कंटेनमेंट जोन है या जहां जगह हो सकती है, संभावना हो सकती है कि भीड़ हो, अब उन जगहों पर टेस्टिंग का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी निपटने में काफी राहत मिले। हालांकि अभी भी हम कई सारे बाजार देख रहे हैं जो कि मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की, सदर बाजार, सरोजनी नगर, ऐसे इलाकों में वहां पर मोबाइल टेस्टिंग वैन रखी गई है या वहां पर व्यवस्था की गई है और खासकर जो लोग बिना मास्क के आते हैं उन्हें पकड़ के ही ले जाया जाता है टेस्टिंग करने के लिए और ये निःशुल्क टेस्टिंग है। तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ये हो रही है। तो अब ये जो फोकस है कि कोविड से लड़ने के लिए सबसे पहले बेड मुहैया कराया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों के बेड तो मौजूद हैं, लेकिन अब ये जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान था कि अब दरअसल ये महामारी मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास तक पहुंच रही है। तो जैसे ही लोगों तक ये बीमारी वहां तक जाती है, जो सक्षम है वो सीधे प्राइवेट अस्पतालों में बेड बुक कर ले रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में हमारे पास व्यवस्था पर्याप्त। अच्छा आशुतोष, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ कोरोना को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। क्या प्रदूषण के बीच कोरोना से निपटने को लेकर कोई बात हुई है इस मीटिंग में? इस बातचीत को और इस मसले को ऐसे समझें कि खुद मुख्यमंत्री ने अपने औपचारिक बयान में ये कहा है कि हाँ, प्रदूषण के चलते कोरोना का खतरा अब बढ़ रहा है। यानी एक तो पैंडेमिक था ही, ऊपर से त्योहारी सीजन जिसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन प्रदूषण के चलते काफी फैल रहा है। और आज ये दूसरी बार बयान है। सुबह उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये कहा और उसके बाद अब जब कैबिनेट की मीटिंग थी, बड़ी बैठक थी सरकार की, उसके बाद भी ये कहा है कि प्रदूषण से बढ़ रहा है। और इसीलिए आज जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो ये कि इस दिवाली दिल्ली में भी पटाखों पर बैन रहेगा और इसमें ग्रीन क्रैकर, यानी कल तक दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति थी, हरित पटाखों को अनुमति थी, लेकिन आज फैसला ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से दिल्ली में जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो या धुआं, चाहे उन पर तो पहले ही बैन है, तो उन पटाखों के खरीदने, बेचने, इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी अब दिल्ली में इस साल पटाखों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। हालांकि दिवाली के लिए दूसरे और सरकार कह रही है कि हम दूसरी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री का खुद का ये बयान आता है ये मानना कि भाई इसकी वजह से अब खतरा और फैल रहा है, तो सबसे पहला बयान पटाखों पर लगाया गया है। साथ ही कोविड के लिए कि जब आप टारगेटिंग टेस्टिंग करते हैं तो कम से कम कुछ निजात मिले, लेकिन सबसे बड़ी एक जो वजह इसमें ये भी नजर आ रही है कि त्योहारी सीजन, किसी भी बाजार में आप जाइए लोगों की भरमार है, सोशल डिस्टेंसिंग लगभग ना के बराबर है और लापरवाही इस हद तक है कि कई बार मास्क जो है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा। तो इन लापरवाहियों के चलते जाहिर आने वाले दिनों में ये संभावना और भी बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने वीके पॉल कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर यह भी कहा था
कि उस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि त्योहारी सीजन में अकेले दिल्ली में 12 से 13 हजार केस आ सकते हैं, और कल हमने देखा कि 6,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना का मामला दिल्ली में। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता आशुतोष मिश्रा। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं आज के पॉडकास्ट के बारे में। तो आज के पॉडकास्ट में असम के तिनसुकिया जिले में 5 महीनों से तेल के कुएं में जो आग लगी है उसके कारणों पर बात की गई है। इससे वहां किस तरह की मुश्किलें खड़ी हुई हैं इसे लेकर बात हुई है, तो इसे ज़रूर सुनिएगा। ये पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पेज पर मिल जाएगा। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। और कोरोना महामारी का कारोबार पर गहरा असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था में गिरावट है और वो भी रिकॉर्ड तोड़। हमने देखा कि कई कंपनियों को सैलरीज में कटौती करनी पड़ गई, लेकिन अब नौकरी पेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अगले साल 2021 में कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी में हाइक देने की तैयारी कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। और ये जानकारी मिली है ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस फर्म AON द्वारा किए गए एक लेटेस्ट सर्वे से। सितंबर से अक्टूबर के बीच किए गए इस सर्वे में 20 से ज्यादा सेक्टर्स की कुल 1000 से अधिक कंपनियों को शामिल किया गया था। और क्या बातें निकल कर आई इस सर्वे में, बता रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। जी देखिए, ये सर्वे भारत की करीब 1050 कंपनियों पर किया गया है जो अलग अलग 20 उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। इस सर्वे में ये सामने आया कि जो इकोनॉमी में रिवाइवल की उम्मीद है, रिकवरी की उम्मीद है, वो थोड़ी सी मजबूत हो रही है। ग्रीन शॉट्स दिख रहे हैं तमाम इंडस्ट्रीज में, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कंपनियां अब सैलरीज में जो हाइक्स हैं वो 2021 में कंपनियां अपनी हाइक्स देंगी। नई जो पुराने लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन आया जीडीपी में तो बहुत सारी ले ऑफ देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा बहुत सारी सैलरी कट्स हुई। बट ये सर्वे एक उम्मीद जगाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में अगर रिवाइवल आएगा तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो भी अपनी HR पर खर्च बढ़ाएंगी और जो हाइक्स हैं वो देंगी। ये सर्वे ये कहता है कि करीब 87% कंपनियां ऐसी हैं जो ये मान रही हैं या जिनका ये योजना है कि वो अपनी कंपनियों नेक्स्ट ईयर अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करेंगी। नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये माना जा रहा है कि अभी रिकवरी में, इकोनॉमी के रिवाइवल में प्री कोविड नहीं तो एक सही स्थिति में पहुंचने में करीब 1 साल लग सकता है। तो 87% कंपनियां अगर ये ऐसा मान रही हैं सर्वे में कि रिवाइवल की उम्मीद है और अगले साल कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ये इंक्रीमेंट दिए जा सकते हैं, इंसेंटिव मिल सकते हैं, तो ये अगर आप देखें तो नौकरी पेशा लोगों के लिहाज से काफी अच्छी खबर है। अच्छा शुभम, हाइक तो ठीक है, लेकिन कितना? जिस तरह के प्रोजेक्शंस हैं ग्रोथ को लेकर, कहाँ जाकर रुकेगा कांटा? देखिए, जहां तक आपने हाइक्स की बात की तो अगर इस सर्वे में आप देखें तो इस सर्वे में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी बताई गई हैं जहां पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी हाइक्स की उम्मीद है। ये बोला गया है कि IT सेक्टर है, हाईटेक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनेबल सर्विसेज है, लाइफ साइंसेज हैं, ई-कॉमर्स है, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, केमिकल इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर कुछ हाइक्स मिल सकते हैं। लेकिन हमको अगर ओवरऑल हम रोजगार की पिक्चर देखें, ओवरऑल हम अगर जॉब मार्केट की तस्वीर देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया में तो 80-90% जो वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। और ये जो सर्वे है केवल 1000 कंपनियों पर किया गया है जो 20 इंडस्ट्रीज की अलग से जुड़ी हुई हैं। तो ये सैंपल साइज भारत के कुल जॉब मार्केट पर कोई साफ तस्वीर या उसके लिए कुछ बोलता है ऐसा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि ये केवल चुनिंदा जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो एक सीनियर मैनेजर लेवल या मिड मैनेजर लेवल की जॉब्स हैं, उसके ऊपर की जॉब्स हैं, उनके लिए ये एक जरूर राहत की बात है। उनके लिए निश्चित तौर पर ये सकारात्मक संकेत है। बट ओवरऑल जॉब मार्केट पर किस उद्योग पर कितना असर पड़ेगा, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर तो ये कुछ बोलता ही नहीं है सर्वे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, वहां अभी असल रिवाइवल दरअसल जो सामने आएगा वो तभी आएगा जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कामगार भी, उनको काम मिल जाएगा। और वो काम कब मिल गया, कब हमें समझ में आएगा, जब हमें खपत के आंकड़े, जब हमें कंजम्पशन के नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। बिहार में आज तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजे थम गया। 7 नवंबर को इस चरण का चुनाव 15 जिलों में होना है। लेकिन इससे पहले जितना भी समय रहा उसमें आखिर तक नेता
जनता को लुभाने में जुटे रहे। नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया में एक रैली के दौरान लोगों से वोटों की भावुक अपील करते हुए आखिरी दांव चला और ये तक कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। सुनिए। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। उधर बिहार के तीसरे चरण में ऐसे भी उम्मीदवार कम नहीं हैं जिनका अपराध से नाता है और करोड़पति हैं। बिहार में पिछले 2 चरणों में चुनाव लड़ने वाली सभी प्रमुख पार्टियों ने 47 से 64% उन उम्मीदवारों को टिकट दिए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हैं और तीसरे चरण की वोटिंग में भी ऐसे ही उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस चरण में भाग लेने वाले हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 1195 उम्मीदवारों में से 30% करोड़पति हैं। इस रिपोर्ट को हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय ने स्टडी किया है। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जिन्होंने अपने एफिडेविट में सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स घोषित किए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा नंबर जो क्रिमिनल केसेस के हैं 32 केसेस के साथ ये जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पप्पू यादव, राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं मधेपुरा से, उनके नाम पे है। दूसरा है महबूब आलम है CPI-ML लिबरेशन के, 14 केसेज हैं जिनके ऊपर। बब्बर सिंह है इंडिपेंडेंट, 14 केसेज हैं इनके ऊपर। तो ये टॉप के 3 लोग हैं। और LGP की अगर चौथे जानना चाहते हैं तो अमित चौधरी हैं। अमित चौधरी आपके सुरसांत से हैं और छतरपुर से बब्बर सिंह को जिसको बताया आपको, और इसके अलावा महबूब आलम है बलरामपुर से और मधेपुरा से पप्पू यादव, जो कि सबसे ज्यादा 32 केसेज उनके ऊपर हैं। वो एक क्रिमिनल्स डिक्लेरेशन अपना जो दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्राइम केसेस उन्हीं के ऊपर बताए गए हैं। दीपू, इस चरण में रईस और करोड़पति उम्मीदवार कौन कौन से हैं? जो बड़े रईस उम्मीदवारों में से माने जा रहे हैं, करीब 85 करोड़ से ज्यादा वाले उम्मीदवार हैं BK सिंह, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में वासी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हैं ये। और दूसरे नंबर पर है ओम प्रकाश चौधरी, जिनके पास 45 करोड़ से ऊपर की जायदाद है। एसेट्स बोलते हैं उनको, एसेट्स उनकी जो है 45 करोड़ से ऊपर की है। तो ओम प्रकाश चौधरी पूर्वी चंपारण के हैं डिस्ट्रिक्ट में, मोतिहारी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताई जा रही है। और दरभंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं शंकर कुमार झा, तीसरे नंबर पर सबसे बड़े, 32 करोड़ से ज्यादा के आसपास इनकी संपत्ति है। और सबसे गरीब जो जीरो मूवेबल एसेट्स वाले 3 कैंडिडेट हैं उसमें गौतम कुमार, मोहम्मद मुजैद और हयात अशरफ हैं। ये एक पिपरा, दरभंगा और कस्बा जैसे शहर से हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं किसके पास सबसे ज्यादा लायबिलिटी है, उनके पास देयता किसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो 6 करोड़ से ज्यादा देयता मृत्युंजय कुमार हैं जनता दल सेक्युलर के, और शंकर कुमार झा है इंडिपेंडेंट, और राम कौशल प्रताप सिंह BSP के, इनके पास सबसे ज्यादा लायबिलिटीज है 3 करोड़ से ज्यादा की जो BSP के हैं, और जो इंडिपेंडेंट है उनके पास 4 करोड़ की लायबिलिटीज है। ये थे हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। और अब हम आपको बिहार में ग्राउंड से की गई कवरेज के दौरान एक नौजवान से की गई बातचीत सुनाते हैं। ये नौजवान हमारे दी लल्लन टॉप के साथी सौरभ त्रिपाठी को सीतामढ़ी जिले में मिला। उसने राहुल गांधी की राजनीति और दशकों तक बिहार के सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस की दुर्दशा की वजह बताई, बेहतरी का सुझाव दिया और एक किस्सा भी सुनाया। लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी रैलियां कर रहे हैं। उनका तो यही है कि उनका आप देखिए, उनके बोलते ही हंस, पर यह बात जरूर है कि वो राजनीति में नहीं होते तो एक व्यक्ति अच्छे होते। हाँ, यह जरूर है। मैं उनसे एक बार क्यों कह रहे हैं आप, मतलब जानना चाहता हूँ। मैं एक बार सेंग्रीला होटल में एक प्रोग्राम हुई थी, युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें शक्ति सिंह जो थे वो आए थे। तो उसमें मैं भी जस्ट वो ट्विटर पे एक फॉर्म डालना था, मैंने फॉर्म डाला तो मुझे भी वहाँ से इनविटेशन आ गया, मैं चला गया। तो वहाँ जब गया तो वो जब बात कर रहे थे तो वहाँ एक वेल प्रोफेशनल, एक वेल एजुकेटेड आदमी जैसे बात करता वो बात कर रहे थे। पर वही बात जब वो राजनेता के तौर पे मंच से कह रहे थे तो वहाँ कई जगह उन डाटाओं को उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने मतलब उनका एक
अप्रोच जो है ना कि जनता को मुझे कैसे कनेक्ट करना है। अब लालू यादव जी है, बिहार को कैसे कनेक्ट करना है, मंच पे रख दीजिए, वो जनता को कनेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी है, अब कल ही उनका बयान देखिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ, छठ कैसे नहीं होगा, टच कर रहे हैं सीधा। यही क्वालिटी उनके अंदर नहीं है जो उनको अन्य राजनेता से और राजनीति से अलग कर देती है। राहुल गांधी कह रहे हैं जो आपने बताया तो बेहतर और हो कनेक्ट कर पाए, क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले आरजेडी से अलग होकर अपना कैडर तैयार करना चाहिए। आज बिहार में कांग्रेस 5 या 6 नंबर की पार्टी है, शायद कल हो कि ओवैसी यहाँ से उनसे बड़ी पार्टी ना बन जाए। जो कांग्रेस एक गढ़ हुआ करती थी, आज यहाँ कांग्रेस समाप्त है। तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि अकेला आना चाहिए, जनता में अकेला आए, अकेला कनेक्ट कीजिए। जब तक आप अकेले नहीं आइएगा तब तक आपका नहीं होगा। आप किसी और के भरोसे नहीं चल सकते, यहाँ तेजस्वी यादव के भरोसे नहीं चल सकते। आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा प्रमुखता से। अगर युवाओं की बात है तो आपके भाषण में युवा क्यों नहीं है? रोजगार की बात है, आप एक चीज पकड़ के नहीं चलते, आप एक चीज नहीं पकड़ते। एक मिनट, एक चीज को नहीं पकड़ते कि अगर रोजगार है, राफेल का मुद्दा है, पकड़े रहे जब तक वो मुद्दा उनको ही डेमोरलाइज नहीं करने लगा। देखिए, राजनीति की समझ तो उनको पकड़नी पड़ेगी कि जनता का विचार किधर जाना है। अगर जनता राफेल के साथ है तो एंड द पॉइंट, एक टाइम पे जाने के बाद मुझे मुड़ जाना होगा। मैं उतनी दिन तक नहीं उसको पकड़ कर रख सकता, वो पकड़े रहे। और अब दिन भर में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन चलते चलते आपको अपने साउंड के साथी का नाम भी तो बता दें। तो कपिल देव सिंह है इनका नाम, जो इस कार्यक्रम को साउंड के जरिए और रोचक बना देते हैं। कार्यक्रम को लेकर अगर आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो radio@aajtak.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके सुझाव और शिकायतों पर हम गौर करेंगे। अब मैं अमन गुप्ता आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।